नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज इलेक्शन कमीशन जो पूरी तरह से कठपुतली बनकर के काम करता है सरकार की, उसने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की घोषणा कर दी है। जबकि पिछला चुनाव आप सबको मालूम है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव साथ साथ हुआ था, शायद अक्टूबर में हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है? इस बार क्या इलेक्शन कमीशन के पास व्यवस्था नहीं है या फोर्स की कमी है? कोई रीजन नहीं दिया। रीजन सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि तीनों राज्यों के जब चुनाव होंगे तो उसका संदेश कहीं गलत ना चला जाए। और उसके बाद फिर उसने एक व्यवस्था दी है कि पहले कश्मीर के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं 10 साल से चुनाव, 5 साल तो पहले ही पूरे हो गए थे, उसके बाद 5 साल और खींच लिया उन्होंने 370 के चक्कर में। और अब चुनावों की घोषणा कर दी गई है। वहाँ पर टेरिटरी यूनियन है 3, तीनों के चुनाव अब होने वाले हैं। 90 सीटें हैं टोटल तीनों जगहों पर और तीनों का चुनाव 3 फेज में होना है। खैर चलिए, वो तो होना है, अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना दाव खेला है कि भाई क्या होना है। अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का तो चुनाव में लड़ी नहीं थी, शायद 6 सीटें थी टोटल, उन 6 में से एक भी सीट नहीं पर नहीं लड़ी थी। और अब कितनी सीटों पे लड़ेगी अब ये देखना बाकी है। वहाँ पर बहुत सारे धुरंधर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस हमेशा वहाँ सरकार में रही है। फारूक अब्दुल्ला और एक और पार्टी है, मैडम है वो उनकी, तो अब वहाँ का तो खैर बात ख़त्म करते हैं। लेकिन अब हरियाणा की जो स्थिति है उसको एक सैंपल के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है कि इस चुनाव में हम कैसे जीत पाते हैं और जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। ये उन्होंने एक सैंपल लेने की कोशिश की है कि आगे चल के हम कहीं ऐसा ना हो कि सारे राज्यों में चुनाव हार जाएं। तो वो तो खैर अलग बात है, चुनाव तो हार जीत एक अलग फैसले होते हैं, सच्ची बात ये भी है। लेकिन उन्होंने एक दिल्ली के नज़दीक होने के नाते और हरियाणा को चुना है। अब चुनावों की घोषणा हो गई सवेरे, उससे पहले ही आपको मैं एक सूचना दे दूं कि जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में डालने की घोषणा कर दी। अब वो अभी तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे मुझे नहीं मालूम, और पहुंच भी सकते हैं क्योंकि सरकार का मामला है। लेकिन और जैसे ही वो 2000 रुपये की घोषणा हुई उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने उस चीज़ को मतलब उसको एक तरह से ये कहें कि उनको एक समय दिया कि आप जो भी घोषणा कर सकते हैं कर दें। तो खैर वो घोषणा हो गई। लेकिन मैं एक आज चैनल देख रहा था जो बहुत भारी चर्चित चैनल है और उनके एक पत्रकार हैं जो पूरे देश में घूमते फिरते रहते हैं। तो वो पत्रकार जब सोनीपत पहुंचे और उन्होंने 8-10 गांवों का दौरा किया, अपने उसमें दिखाया, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो जो एक जहां पराठे वाला एक इलाका है, उस इलाके वाले गांव में वो भीतर घुस करके चले गए। पराठे वाला जो इलाका है वो तो रोड पर है NH2 पर, लेकिन वो जो गांव है वो गांव में 2 किलोमीटर भीतर है। मैं नाम जानते हुए भी इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं उस चैनल का नाम यहाँ ना खुल जाए। तो मैं केवल इस बात की बात कर रहा हूं कि जब वो चौपालों पर जा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं लोग और 36 बिरादरियों के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सबसे बातचीत हो रही है। तो मैं जाते ही उनको जब पहला उन्होंने गाँव पकड़ा, यही था जो पराठे वाला गाँव है, मशहूर पराठे वाला। खैर मैंने तो अभी तक कभी खाया नहीं, आपने खाया हो तो आप जाने, और कभी जाकर के देखना भी कि जो वहाँ पराठे कैसे मिलते हैं। खैर तो जैसे ही उन्होंने हुक्का वाली जो पंचायत लोगों की होती है, पंचायत घर होता है या ये कहें कि चौपाल होती है बड़े बड़े किसानों की, वो वहाँ पर 10-20-50 लोग बैठे होते हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते हैं। तो जाते ही उन्होंने सवाल दागा कि चुनावों की घोषणा हो गई है, आपको मालूम है? तो वहाँ जागरूक किसान है हरियाणा के, बहुत, पूरा हरियाणा ही जागरूक है। दिल्ली के नज़दीक होने के नाते उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी तत्काल हो जाती है।
तो मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हरियाणा का चुनाव पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। तो वहाँ लोगों से उन्होंने पूछा कि चुनाव, तो छूटते ही उन्होंने कहा यहाँ तो हुड्डा का मामला है जी, यहाँ तो हुड्डा का मामला। जिसके मुंह पर भी माइक जाए वो कहता है हुड्डा, कांग्रेस, हुड्डा, कांग्रेस। किसी एक सवाल उन्होंने और पूछा कि वो कुमारी शैलजा चीफ मिनिस्टर हो सकती हैं, कह रहे कोई हो जाए क्या फर्क पड़ता है, पंजे पर जाएगा उनका तो वोट। तो इस तरह का जब उन्होंने 2-4 गांव में जब देखा और कार्यक्रम किया तो वो बड़े होपलेस नजर आए। हालांकि उनका चैनल गोदी मीडिया की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि वो ज्यादातर उसी तरह का गाना गाते हैं जैसा सरकार गब्बाती है उनसे। आजकल आप जानते हैं, वैसे वो आप सब चीज को मैं अब समझाने की छोटे छोटे रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो कांग्रेस समर्थक एक व्यक्ति हैं, उनकी सिस्टर का चैनल है और उनकी जो उनके भाई हैं वो बीजेपी में बड़े आदमी हैं। तो वो इस तरह से वो चैनल है, लेकिन कभी थोड़ा बहुत इनको दिखा भी देता है कांग्रेस को, नहीं तो बीजेपी के ही गुण गाता रहता है। उसमें कुछ ऐसे एंकर हैं जो अपनी बात कहने के लिए वहाँ पर अड़ जाते हैं और कहलवा देते हैं। 2-3 एंकरों को मैं जानता हूँ, वो कह देते हैं। तो इसी टाइप के एंकर ये भी हैं। हालांकि बेचारे जैसे ही चुनाव घोषित हुआ तो उनको ये बात के लिए लगाया गया होगा कि भी मोदी का जलवा कैसा है हरियाणा में, तो आप जाकर के देखिए। तो वो जाकर के देख रहे थे और सैंपल सर्वे कर रहे थे एक तरह से कि कितने लोग उनको ये कहते हैं कि सरकार फिर आ रही है भाजपा की। लेकिन मैं समझता हूँ 95% लोगों ने उनके उस चैनल पर, उनके माइक पर स्टेट वे कहा कांग्रेस की सरकार आ रही है, 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को की बार। ये तो गजब हो गया। फिर बाकी सीटों में कौन, वहाँ बसपा भी चुनाव लड़ रही है, नेलो भी लड़ रही है, शायद एक जेजेपी है वो जो पिछला डिप्टी चीफ मिनिस्टर था चौटाला का नाती, वो भी लड़ रही है, और फिर बीजेपी है। अब उन 20 सीट 70 और मैं समझता हूँ कितनी बचती हैं, 30। तो उन 70 में 20 सीटें बचती हैं, उन 20 में कितना किसके पास आएगा। ये जनता का रुझान 70 सीट का है। तो खैर अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है और हम भी किसी को जिताने के पक्ष में नहीं है ना हराने के पक्ष में। कोई न होए हमें क्या हानि, हमारा काम है जो चीज सामने आती है उसका पूरा एनालिसिस कर देना अपने विचारों के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से। तो खैर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये चीज तो यहाँ हो गई, अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव से कैसे डर गई, ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। तो उसने अपने कठपुतली को ये क्यों नहीं कहा कि महाराष्ट्र का भी चुनाव करा लो। महाराष्ट्र में बड़ा खेल चल रहा है बहुत बुरी तरह से, सीटों को लेकर के वहां भारी घमासान मचा हुआ है। वो दाढ़ी वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो मानने को तैयार नहीं है, वो करेंगे हम तो 100 से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। और एक जो शरद पवार का भतीजा है वो भी पूरे खुतर रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, हम भी लड़ेंगे। हालांकि दबे मन से कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो बड़ा बेताब है अपने चाचा के साथ लौटने के लिए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का आपको मालूम ही है जो सीएम से डिप्टी सीएम बना है वो व्यक्ति, उसका नाम पिछले दिनों राजनाथ सिंह के घर पे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई तो उसमें नाम चल गया कि वो अध्यक्ष भी बनने वाला है। यंग है वही, कोई बात नहीं, आरएसएस का आदमी है, नागपुर का रहने वाला है, तो बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। वो हो सकता है उसी ऊर्जा के साथ काम करेगा जैसे पिछले अध्यक्षों ने किया है, या जैसे नड्डा ने कठपुतली बन के नरेंद्र मोदी की काम किया है, ऐसे वो मालूम नहीं क्या है, लेकिन आरएसएस की वो पसंद है। कुछ लोग जो मोदी समर्थक हैं वो हिमाचली को भी कह रहे हैं कि वो भी बन जाए, वो भी यंग है, क्योंकि वो बहुत ही राहुल गांधी पर तगड़ा वार करता है और मुसलमानों को खुलेआम गाली बगलौज बकता है और धमकियां देता है। तो अपने अपने खेत मोहरे हैं, कौन कहाँ फिट होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, उसके बड़े बड़े सिपाही जाने। हाँ, इतना जरूर है कि आज जो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है महाराष्ट्र की, इसके पीछे ये कारण है कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को ये लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां सुपड़ा साफ न कर बैठे, इसलिए ऐसा लग रहा है। इधर देखिए
ऑथेंटिक मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मैं कोई राहुल गांधी के घर का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार होने के नाते जो भी सूचनाएं मेरे पास एकत्रित होती हैं, दिल्ली से मिलती हैं, मुंबई से मिलती हैं और दूसरी जगहों से मिलती हैं, उसमें एक चीज़ जो बड़ी है वो निकल करके आ रही है सामने। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, होम मिनिस्टर रहे इंडिया के। उनकी बेटी अब की बार 3 बार, पहले शायद 2 या 3 बार वो विधायक भी रही वहाँ पर, और 1 बार अब वो MP बन करके आ गई है उस सीट से, जो पिछली बारी वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब की बार वो काफ़ी मतों से आगे होकर के पार्लियामेंट में पहुंची है। और वो लड़की की शादी की जो चर्चा चल रही है, मैं कोई ठप्पा नहीं लगा रहा, मेरे पास कोई पुष्ट सूचना नहीं है, लेकिन ये बात चल रही है कि शायद नवंबर में सुशील शिंदे की बेटी और राहुल गांधी का विवाह हो सकता है। ये बात बनती है तो ये बात बन के बहुत दूर तक जाएगी, आपको बता दूं। देखिए, मैं यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर जा चुका हूँ, खैर। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा किया, वो दलित समाज से आती है बेटी। सुशील कुमार शिंदे आप जानते हैं, दलित जाने माने इंडिया के चेहरे हैं। उनकी बेटी से उनकी शादी होती है तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति एकदम से बदल जाएगी, और ऐसी बदलेगी जिसे कोई संभाल नहीं सकता। क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी है, शायद विदेश से पढ़ के आई है और दिल्ली में भी पढ़ी है। वो इतनी प्रखर वक्ता है जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग ढीले होते मैंने दिखाई दिए। और पार्लियामेंट में तो आपने देखा ही है, उसको बोली है जैसे उसकी हाव भाव, और पूरी पकी मजी हुई खिलाड़ी है वो पॉलिटिक्स की। उसके फादर, मतलब कहने का अर्थ है कि उसके खून में राजनीति है। अब वो सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़ने जा रही है, सोनिया गांधी की बहू बनने जा रही है। तो ये तख्ता पलट बहुत जबरदस्त होगा। देखिए, पूरे देश में बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का 85% वोट है। यदि ये सत्ता का करिश्मा जबरदस्त हुआ और ये मिलन हुआ तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र भी भाजपा के हाथ से निकल जाएगा। चाहे वहाँ का कोई अध्यक्ष बना दिया जाए, चाहे कुछ और कर दिया जाए, चाहे गडकरी पूरे साथ आ जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। इस समय वहाँ पे जो त्रिकोण है, तीनों पार्टियां एक हैं, उस हिसाब से 100% सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस और शरद पवार और शिवसेना, हम तो उसी को असली शिवसेना मानते हैं, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे साहब के बेटे हैं और वही सब कुछ है। कोई चुनाव आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। धनुष कमान ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। मशाल है जिंदाबाद। पब्लिक केवल उद्धव ठाकरे को जानती है शिवसेना के रूप में, किसी को नहीं जानती। और इसका सबक मैं समझता हूँ अगले चुनावों में जो छोड़कर गए हैं उनको जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ फिर उसी बात पर आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है और बहुत बुरी तरह से डर गई है। इसीलिए उसने अपने कठपुतली से कहा है कि भैया हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम तेरी शरण में है प्रभु, एक साथ चुनाव मत कराना हरियाणा और महाराष्ट्र के। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में आपके सामने अपनी बात रखी है। आपको ये कैसी लगी जरूर बताएं, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इसको वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें, और मेरे मनोबल को, मेरी जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता को के ऊपर अपनी मोहर लगाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।